Hello, everybody. Yes, again in our third and last lecture of BNS and BNSS. मैं विनीत काबरा आप सबका स्वागत करता हूं। और हम बात कर रहे थे भारतीय न्याय संहिता और भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता BNS और BNSS की, राइट। और लास्ट लेक्चर में हमने सेक्शन नंबर 310 के तहत डेकोटी या फिर डकैती की बात कर ली थी। डकैती क्या होती है ये समझ लिया था, और डकैती में पनिशमेंट कितनी मिलती है ये भी समझ लिया था। ठीक है। अब इसके बाद हम डेकोटी की बात करें, रॉबरी की बात करें, एक्सटॉर्शन की बात करें, थेफ्ट की बात करें, ये चार बातें कर ली थी। और आज जो हम बात करने वाले हैं कि क्रिमिनल मिस अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉपर्टी की, क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट की, ये सारी बातें हम कर रहे हैं क्राइम्स रिलेटेड टू प्रॉपर्टी। ठीक है ना। तो क्राइम्स रिलेटेड टू प्रॉपर्टी में चार बातें अपन ने कर ली थी। आगे की बातें आज अपन अब शुरू करने वाले हैं। सो लेट्स स्टार्ट टुडेज सेशन। आज का ये सेशन, आज हमारा BNS एंड BNSS, ये जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जो एग्जाम में इस बार बहुत अच्छा वेटेज रखने वाला है ऐसी उम्मीद है, इसको आज हम रैप अप कर देंगे। चलिए, तो अब बात कर रहे हैं हम हमारा नेक्स्ट टॉपिक, क्रिमिनल मिस अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉपर्टी, सेक्शन नंबर 314 एंड सेक्शन नंबर 315 ऑफ BNS। चलेगा, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं डेफिनेशन। डेफिनेशन क्या दे रही है? व्हेन समवन डिसऑनेस्टली, मतलब एक डिसऑनेस्ट इंटेंशन के साथ मिस अप्रोप्रिएट या कन्वर्ट करने की कोशिश करता है किसी दूसरे पर्सन की मूवेबल प्रॉपर्टी खुद के यूज के लिए। ठीक है ना। जब आप किसी दूसरे पर्सन की मूवेबल प्रॉपर्टी को डिसऑनेस्ट इंटेंशन से आप खुद यूज करना चाहते हो, आप खुद के यूज के लिए, उसे खुद के इस्तेमाल के लिए आप उस प्रॉपर्टी को मिस अप्रोप्रिएट कर लेते हो, आप उस प्रॉपर्टी को कन्वर्ट कर लेते हो, तो यहां पे हम क्रिमिनल मिस अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉपर्टी की बात करते हैं। ठीक है ना। अब ध्यान से समझना कि क्रिमिनल मिस अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉपर्टी के एग्जाम्पल्स दे रहा हूं। एग्जाम्पल से आप और बेहतर तरीके से इसको समझ पाएंगे। चलिए, तो यहाँ पे इलास्ट्रेशंस दे रखे हैं। सबसे पहले पहला इलास्ट्रेशन देखते हैं। ए ने जेड की प्रॉपर्टी गुड फेथ में ली। ठीक है। ए ने जेड की प्रॉपर्टी गुड फेथ में ली, ये सोच के कि यार ये तो मेरी खुद की प्रॉपर्टी है। हो जाता है कभी कभी कंफ्यूजन। ठीक है। ए ने बाद में रियलाइज किया कि यार ये मिस्टेक हो गई है, मेरे से ये गलती हो गई है, और ये जो प्रॉपर्टी मैंने ले ली है ये प्रॉपर्टी एक्चुअली मेरी नहीं है, ये तो जेड की प्रॉपर्टी है। बट मिस्टेक रियलाइज करने के बाद भी उसने डिसऑनेस्टली, मतलब एक फ्रॉडुलेंट इंटेंशन से वो प्रॉपर्टी अपने पास ही रख ली, अपने यूज के लिए ही रख ली। ये होता है क्रिमिनल मिस अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉपर्टी। अब एक एग्जांपल मैं रियल लाइफ का लेता हूं। ठीक है। सपोज करो दो वाइट एक्टिवा बिल्कुल साथ में खड़ी हुई है, और ये होता है ना। ये मतलब थोड़ी सी एक्टिवा जब थोड़ी पुरानी हो जाती है, 5 7 8 साल पुरानी हो जाती है, तो एक एक्टिवा की चाबी दूसरी एक्टिवा में लग जाती है। अब कभी एक व्यक्ति जल्दी जल्दी में आया, दो वाइट एक्टिवा पास में थी, उसने एक वाइट एक्टिवा में अपनी चाबी लगाई और चाबी लगा के एक्टिवा लेके निकल गया। बाद में उसको रियलाइज हुआ कि यार ये एक्टिवा एक्चुअली मेरी नहीं है। ठीक है ना। पहले मैंने इसको मेरी समझ ली थी, बट ये एक्चुअली मेरी नहीं है। मेरी एक्टिवा तो मैं छोड़ आया हूं और किसी और की एक्टिवा में ले आया हूं। तो अभी तक भी मिस अप्रोप्रिएशन नहीं लगेगा उसके ऊपर, क्योंकि मिस्टेक हो गई। ठीक है ना। मिस्टेक गुड फेथ में हो जाती है। ठीक है ना। हमने कोई फ्रॉडुलेंट इंटेंशन अभी तक तो नहीं दिखाया, लेकिन जब उसे पता चल गया कि नहीं, दिस एक्टिवा डज नॉट बिलोंग्स टू मी, बट उसके बावजूद अब वो एक्टिवा वापस नहीं करना चाह रहा है, और वो बोलता है कि नहीं यार, मेरी एक्टिवा तो बहुत पुरानी थी, बहुत खर्चा मांग रही थी, बिल्कुल ढंग से नहीं चल रही थी, ये तो बढ़िया चल रही है, मैं तो यही एक्टिवा रख लेता हूँ। नाउ दिस इज द क्रिमिनल मिस अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉपर्टी। ये बिल्कुल क्रिमिनल मिस अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉपर्टी वाला केस बन जाता है। क्या ये बात समझ में आई? फॉर एन एग्जाम्पल, कि सपोज करो दो बुक्स एक जैसी साथ में पड़ी हुई है। ठीक है ना। सेम बुक्स साथ में पड़ी हुई है, आपने किसी और की बुक अपनी समझ के उठा ली, और बाद में जब आपको पता चला कि यार ये बुक मेरी नहीं है, बट फिर भी आप उसको अपने पास तक ही रख रहे हो, दैट इज क्रिमिनल मिस अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉपर्टी। ठीक है। ये सेकेंड वाला एग्जाम्पल, ए टेक्स्ट बुक फ्रॉम जेड लाइब्रेरी। ए ने जेड की लाइब्रेरी पे से एक बुक ली। ठीक है ना। ये इम्प्लाइड कंडीशन थी, इम्प्लाइड कंसेंट थी जेड की, कि यार तू जब चाहे तब मेरी लाइब्रेरी में से कोई सी बुक लेके जा, पढ़ ले,
पढ़ के वापस दे दे, कोई दिक्कत नहीं, तेरे को पूछने की जरूरत नहीं। तो इम्प्लाइड कंडीशंस, इम्प्लाइड कंसेंट के तहत ए ने लाइब्रेरी में से बुक ली, बुक लेने के बाद ए ने उसे बेच दी, बेचने की कंडीशंस नहीं थी, कंसेंट बेचने की नहीं थी, बट ए ने क्या करा, उसे बेच दी, और बेचने के बाद पूरा पैसा जो आया वो ए ने खुद ने रख लिया, दैट इज क्रिमिनल मिस अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉपर्टी। ठीक है ना, यहां तक भी हो जाता कि ए ने बेच दियो, बेचने के बाद भी वो रियलाइज करता कि नहीं यार मैंने गलत कर दिया, ये बेची हुई बुक का जो पैसा है ये पैसा मैं वापस से जेड को दे देता हूं, क्योंकि एक्चुअली प्रॉपर्टी उसी की थी, एक्चुअली बुक बिलोंग्स टू जेड, तो मैं ये जेड को ही वापस दे देता हूं। बट ऐसा उसने नहीं किया, उसने बेच भी दी और बेचने के बाद खुद ने अपनी पास पूरे पैसे रख लिए, दैट इज क्रिमिनल मिस अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉपर्टी। एग्जाम्पल तीसरा भी देख लेते, ए और बी दोनों ने मिलकर एक घोड़ा खरीदा था, दोनों को-ओनर्स थे, हाँ, ठीक है ना। अब इसके बाद ए ने वो घोड़ा बेच दिया बी की कंसेंट के बिना, ए ने वो हॉर्स को बेच दिया बी की कंसेंट के बिना, और मनी को भी खुद के पास ही रख लिया, ही इज गिल्टी ऑफ मिस अप्रोप्रिएशन। यहाँ पे वो ए मिस अप्रोप्रिएशन का गिल्टी है। घोड़ा ए और बी दोनों का था, जॉइंट ओनर थे, बेचा, तो प्रॉपर्टी जब जॉइंट ओनरशिप में थी तो सेल अमाउंट भी इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए, उस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए जिस रेशियो में आपकी प्रॉपर्टी पे राइट्स थे। अगर आपने बेच के वो पूरा पैसा खुद ने रख लिया और आपने नहीं दिया अपने साथ में को ऑनर्स को पैसा, तो ऐसे में आप गिल्टी प्रूफ किए जाओगे मिस अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉपर्टी के। और अगर क्रिमिनल मिस अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉपर्टी साबित होता है तो इम्प्रिजनमेंट 6 महीने से लेके 2 साल तक की जा सकती है। और चूंकि यहाँ पे रिगोरियस वर्ड नहीं लिखा है, इसका मतलब सिंपल इम्प्रिजनमेंट कितना, मिनिमम 6 मंथ्स which can be extended up to 2 years along with the fine as may be decided by the court। डन। अब इसमें टेम्परेरी मिस अप्रोप्रिएशन का मतलब क्या होता है, टेम्परेरी मिस अप्रोप्रिएशन मतलब आपने किसी और की प्रॉपर्टी ले ली, टेम्परेरी उसे यूज कर लिया, और यूज करने के बाद कुछ समय बाद आपने वो प्रॉपर्टी उसको वापस लौटा दी, बट ये भी टेम्परेरी मिस अप्रोप्रिएशन हो गया। जैसे ही आपको पता चला कि ये प्रॉपर्टी आपकी नहीं है, आपको इमीडिएट बेसिस पे उसे लौटाना है। अगर आपने नहीं लौटाई और उसको जानते हुए कि ये प्रॉपर्टी आपकी नहीं थी, आपने उसको यूज कर लिया, दैट इज क्रिमिनल मिस अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉपर्टी टेम्परेरी, और ये भी आपके क्रिमिनल मिस अप्रोप्रिएशन में आएगा। ठीक है ना। नाउ फाइंडर्स ड्यूटी, सपोज करो कि आपको कोई सा एक प्रोडक्ट जो है वो पड़ा हुआ मिला, ठीक है ना, आपने प्रोडक्ट चुराया नहीं है, आपने प्रोडक्ट किसी का लिया नहीं है, आपको वो प्रोडक्ट पड़ा हुआ मिला। अब ऐसे केस में आप सबसे पहले क्या करोगे, उस प्रोडक्ट को आप लौटाना चाह रहे हो उसको ऑनर के पास, ठीक है ना। इफ अ पर्सन फाइंड्स प्रॉपर्टी एंड इंटेंड टू रिटर्न इट टू द ऑनर, देन ही विल नॉट बी गिल्टी फॉर द मिस अप्रोप्रिएशन। आपको प्रोडक्ट मिला और आप उसके ऑनर को लौटाना चाह रहे हो, सर आप बिल्कुल भी, क्योंकि आपका इंटेंशन ना क्रिमिनल इंटेंशन नहीं था, डिसऑनेस्ट इंटेंशन नहीं था। यहाँ पे क्रिमिनल मिस अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉपर्टी में केस सिर्फ और सिर्फ डिसऑनेस्ट इंटेंशन का आएगा। अगर डिसऑनेस्ट इंटेंशन नहीं था तो किसी भी तरीके से आपको लौटाने की जरूरत, मतलब आपको कोई चार्ज नहीं लगेगा, आप लौटाना चाह रहे हो। लेकिन आपको जब पता चला कि यार किसी और का है और उसको आपने खुद के बेनिफिट के लिए यूज कर लिया, बिफोर मेकिंग रीजनेबल एफर्ट्स टू फाइंड द ऑनर, आपने ढूंढने की कोशिश भी नहीं करी, आपने खुद ने यूज कर लिया, नाउ क्रिमिनल मिस अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉपर्टी। आपको एक फोन पड़ा हुआ मिला, मोबाइल पड़ा हुआ मिला, आपको फोन पड़ा हुआ मिला रोड पे, आपने वो फोन लिया, ये देखने की भी कोशिश नहीं करी, ये पता करने की भी कोशिश नहीं करी कि ये फोन किसका है, और आपने उसने खुद ने यूज करना शुरू कर लिया आपने उस फोन को, नाउ यू विल बी लाइबल फॉर क्रिमिनल मिस अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉपर्टी। ठीक है ना। तो होता क्या है कि अगर आपको कोई सा भी गुड्स वुड्स मिले तो सबसे पहले आप एक रीजनेबल एफर्ट्स डालें उसके ऑनर को ढूंढने की। रीजनेबल एफर्ट्स के बाद भी अगर उसका ऑनर नहीं मिलता है तो लॉ क्या कहता है, आप वो गुड या आप वो प्रॉपर्टी आप नियरेस्ट पुलिस स्टेशन में जाके सबमिट करवाएं। ठीक है ना। एग्जाम्पल, इफ ए फाइंड अ रूपी ऑन अ रोड, ए को एक नोट पड़ा हुआ मिला रोड पे, नॉट नोइंगली हु इट बिलोंग्स, ए डज नॉट कमिट द ऑफेंस। ठीक है ना, ए को एक रोड पे नोट पड़ा हुआ मिला, ये पता नहीं चला कि नोट किसका है, अभी तक तो ए ने कोई भी मिस अप्रोप्रिएशन नहीं किया। लेकिन अगर इफ ए यूज सच नोट फॉर इट्स ओन पर्पस, अगर ए वो नोट खुद के पर्पस के लिए यूज कर लेता, अगर वो उससे खुद का कोई भी
जो है वो प्रोडक्ट खरीद लेता, उसको वो यूज कर लेता, तो नाउ अब इसके बाद एक क्रिमिनल मिस अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉपर्टी के जिम्मेदार है। क्या ये बात समझ में आ गई? दैट्स इट, डन। चलो, की एलिमेंट्स क्या थे? की एलिमेंट्स थे सर, डिसऑनेस्ट इंटेंशन होना चाहिए पहला, और दूसरा मिस अप्रोप्रिएशन होना चाहिए। डन। चलो, अब डिसऑनेस्ट या मिस अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉपर्टी possessed by deceased person, possessed by deceased person मतलब प्रॉपर्टी किसकी थी? एक मृत व्यक्ति की थी, एक डिसीज पर्सन की थी। 315 क्या बोलता है कि अगर किसी डिसीज्ड पर्सन की प्रॉपर्टी को आपने डिसऑनेस्टली खुद के यूज के लिए, खुद के इस्तेमाल के लिए यूज किया, डिसऑनेस्टली मिसअप्रोप्रिएट किया, तो इसमें सज़ा थोड़ी सी गंभीर है। हमने नॉर्मल सज़ा देखी थी 6 महीने से लेके 2 साल तक की और फाइन, लेकिन अगर वो प्रॉपर्टी किसी डिसीज्ड पर्सन की हुई तो ऐसे केस में सज़ा 3 साल तक जा सकती है फाइन के साथ। और अगर ऑफेंडर जो था वो एम्प्लॉयड था डिसीज पर्सन का, जैसे कि क्लर्क या सर्वेंट, तो फिर 7 साल तक की सजा जा सकती है। एग्जाम्पल लेते हैं इसका, बेहतर तरीके से समझ में आएगा। सपोज करो एक श्याम बाबू थे, श्याम बाबू नाम के एक व्यक्ति थे। श्याम बाबू के घर पे उनका एक डोमेस्टिक सर्वेंट काम करता था, रामलाल। श्याम बाबू के घर पे और कोई भी नहीं था, श्याम बाबू थे और उनका एक डोमेस्टिक सर्वेंट था, रामलाल। ठीक है, श्याम बाबू की डेथ हो गई। श्याम बाबू की डेथ होने के बाद रामलाल ने क्या करा कि श्याम बाबू के जितने भी श्याम बाबू की तिजोरी में जो भी गोल्ड वगैरह पड़ा हुआ था, श्याम बाबू की तिजोरी में जो भी सिल्वर वगैरह पड़ा हुआ था, वो सारा का सारा श्याम बाबू का पूरा पैसा वो लेके और फरार। नाउ दिस इज द केस ऑफ क्रिमिनल मिसअप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉपर्टी अलोंग विथ थेफ्ट। दोनों चीजें होगी, थेफ्ट भी लगेगा, क्रिमिनल मिसअप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉपर्टी भी लगेगी, और आप गिल्टी हो 1 साल 2 साल 3 साल के लिए नहीं, आप 7 साल के लिए गिल्टी हो, क्योंकि क्रिमिनली मिस अप्रोप्रिएट प्रॉपर्टी करी किसने? डिसीज्ड पर्सन के सर्वेंट ने करी है, डिसीज्ड पर्सन के क्लर्क ने करी है। तो यहां पे अगर डिसीज्ड पर्सन वाला केस आ जाता है तो फिर वहां पे 7 साल तक की सजा लगेगी दोस्तों। डन। तो ये था क्रिमिनल मिस अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉपर्टी। नेक्स्ट, क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट। अब ब्रीच ऑफ ट्रस्ट का मतलब भरोसा तोड़ना। तो हम क्या बात कर रहे हैं? क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट की बात कर रहे हैं, भरोसे को तोड़ने की बात कर रहे हैं। तो यहां पे क्या इसकी डेफिनेशन में, सर ब्रीच ऑफ ट्रस्ट ऑकर्स व्हेन पर्सन इंटरेस्टेड विद द प्रॉपर्टी or domination over it dishonestly misappropriate or convert it for their own use or dispose of it in violation of law। सपोज करो किसी एक व्यक्ति ने आपको कोई सी प्रॉपर्टी दी इस्तेमाल करने के लिए, अभी क्रिमिनल मिस अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉपर्टी में से तो आपने वो प्रॉपर्टी ले ली थी, बट यहाँ पे सपोज करो मैंने वो प्रॉपर्टी आपको दी है इस्तेमाल करने के लिए। फॉर एन एग्जांपल, कि मेरा कोई फ्रेंड है, वो बाहर से इंदौर में आया और इंदौर में आके उसने बोला कि मेरे को सेटल होना है, तो मैंने उसको बोला कि मैंने एक काम कर, चल ये मेरी बाइक फ्री पड़ी हुई है, तू मेरी बाइक ले जा, ठीक है ना, तू इसको यूज कर, यूज कर। मैंने क्या बोला? बाइक ले जाओ, इसको यूज कर। अगर वो मेरी बाइक ले जाता है और मेरी बाइक को बेच देता है और बेच के पैसे रख लेता है, नाउ दिस इज द केस ऑफ क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट। यहाँ पे मैंने खुद को यहाँ पे मैंने खुद ने उस व्यक्ति को भरोसे पे मेरी प्रॉपर्टी दी, उस व्यक्ति ने मेरा भरोसा तोड़ा। मैंने उसको बोला था सिर्फ यूज करना है, उस व्यक्ति ने उसको सेल कर दी। नाउ दिस इज क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट। एक और एग्जांपल लेता हूं मूवेबल प्रॉपर्टी का। मेरा वही फ्रेंड इंदौर में आया और इंदौर में आके बोले मैंने सेटल होना है यार, मेरे को रूम ढूंढने में टाइम लगेगा, मेरे को हॉस्टल ढूंढने में टाइम लगेंगे। मैंने बोला क्या, मेरा एक फ्लैट खाली पड़ा हुआ है, तू जाके उस फ्लैट में रह सकता है, ठीक है ना। अब वो फ्लैट में रहने की टर्म्स एंड कंडीशंस मैंने उसको क्लियर कर दी थी, लेकिन अगर वो रहने की टर्म्स एंड कंडीशंस को ब्रीच करता है, या फिर सपोज करो वो फ्लैट को बेच देता है, या वो उस फ्लैट को दूसरे व्यक्ति को किराए पे दे देता है, या वो अपने साथ एक और किराएदार रख लेता है जिससे कि वो खुद भी पैसा कमा रहा है, ये सब केसेस आएंगे क्रिमिनल मिस अप्रोप्रिएशन, ओ सॉरी, क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट में। मैंने जिन टर्म्स एंड कंडीशंस के साथ आपको प्रॉपर्टी इस्तेमाल करने के लिए दी थी, आपने वो टर्म्स एंड कंडीशन ब्रीच करी। नाउ दिस इज द क्लियर केस ऑफ क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट। क्या ये बात समझ में आई?
की पॉइंट क्या है? पहला इंट्रस्टमेंट है, सबसे पहले तो ट्रस्ट आएगा यहाँ पे। दूसरा डिसऑनेस्ट यूज या मिस अप्रोप्रिएशन। डिसऑनेस्ट यूज मतलब मैंने जो यूज की टर्म्स एंड कंडीशंस बताई थी, आपने वो टर्म्स एंड कंडीशन फॉलो नहीं करी, या फिर मिस अप्रोप्रिएट कर दी, मतलब किसी और तरीके से उसको इस्तेमाल कर लिया या फिर बेच दिया, और आपने लीगल वायलेशन करा है। तो ये तीन टर्म्स एंड कंडीशंस हैं। ये तीनों टर्म्स एंड कंडीशंस जब भी आती है तो उस केस में आप क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट कर देते हैं, ठीक है ना। नाउ एग्जाम्पल्स गो थ्रू कर लेना आप, मैंने आपको बता ही दिए दो एग्जाम्पल्स। एसेंशियल इंग्रेडिएंट क्या है? इंट्रस्टमेंट एंड डिसऑनेस्ट डिस्पोजल या डिसऑनेस्टली यूज करना। नाउ पनिशमेंट कितनी है बेटा? जनरल ऑफेंस में 5 साल तक की पनिशमेंट है। स्पेशल केस है, 3 स्पेशल केस दे रखे हैं। अगर वेयर हाउस कीपर है, सपोज करो आपने कोई गुड्स किसी वेयर हाउस में रखवाया है, अब ये वेयर हाउस कीपर की जिम्मेदारी है कि वो गुड्स को क्या करे, आपके गुड्स को सेफ रखे। आपकी परमिशन के बिना वो गुड्स किसी भी तरीके से यूज नहीं किया जा सकता। वेयर हाउस कीपर ने आपका वो गुड्स बेच दिया, वेयर हाउस कीपर है अगर, तो 7 साल तक की पनिशमेंट होगी। क्लर्क या सर्वेंट अगर ऐसा करता है, 7 साल तक की पनिशमेंट होगी। और पब्लिक सर्वेंट अगर ऐसा करता है तो इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ और अप टू 10 years विथ फाइन, मतलब मिनिमम सजा इसमें 10 years तक की है, और मैक्सिमम इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ है, लाइफ इम्प्रिजनमेंट है। अगर पब्लिक सर्वेंट डिसऑनेस्टली ब्रीच ऑफ ट्रस्ट करता है, आपने पब्लिक सर्वेंट को कोई प्रॉपर्टी दी, आपने सरकार को कोई प्रॉपर्टी दी, सरकार को यूज करने के लिए मतलब सरकारी तरीके से सरकारी काम को यूज करने के लिए आपने प्रॉपर्टी दी, और पब्लिक सर्वेंट ने उस प्रॉपर्टी को गलत तरीके से इस्तेमाल कर लिया। सपोज करो मैंने कलेक्टर को मेरी एक प्रॉपर्टी दी ऐसे ही कि यार यहाँ पे ना एक सरकारी विभाग है, सरकारी विभाग का एक ऑफिस बना लो, इस प्रॉपर्टी को आप उस तरीके से इस्तेमाल करना। मैंने प्रॉपर्टी दी थी कलेक्टर के हाथ में सरकारी विभाग के तौर पे यूज करने के लिए, कलेक्टर ने वो प्रॉपर्टी बेच दी, वो पूरा पैसा रख लिया। क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट। मैंने भरोसा करके प्रॉपर्टी दी, उसने भरोसा तोड़ा। और कलेक्टर कौन है बेटा? पब्लिक सर्वेंट है। सजा कम से कम 10 साल तक की। क्या ये बात समझ में आ गई? दैट्स इट। फिर इसके बाद एनालिसिस करेंगे इसका। तो एनालिसिस में क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट में इंटरेस्टमेंट, डोमिनेशन एंड डिसऑनेस्ट इंटेंशन, ये तीनों क्लियर है, ठीक है ना। ये तीनों की बात कर ली। नाउ रिसीविंग स्टोलन प्रॉपर्टी, सेक्शन नंबर 317 क्या बोल रहा है? रिसीविंग द स्टोलन प्रॉपर्टी। इसका मतलब क्या है? अगर कोई सी भी प्रॉपर्टी, अगर कोई सी भी प्रॉपर्टी या तो थेफ्ट, एक्सटॉर्शन, रॉबरी, चीटिंग, क्रिमिनल मिसअप्रोप्रिएशन, ब्रीच ऑफ ट्रस्ट के तहत वो प्रॉपर्टी है, उस प्रॉपर्टी के साथ उस प्रॉपर्टी की या तो चोरी करी गई है, एक्सटॉर्शन से वो प्रॉपर्टी मिली है, रॉबरी से प्रॉपर्टी मिली है, या फिर चीटिंग से वो प्रॉपर्टी मिली है, और आपने वो प्रॉपर्टी क्या कर ली है? रिसीव कर ली है, आपने वो प्रॉपर्टी ले ली है, चाहे आपने थेफ्ट किया नहीं हो। चोर ने चोरी करी, चोर चोरी करके एक हीरा लेके आया, और वो हीरा आपने अपने पास रख लिया, अपने पोजेशन में रख लिया। तो चोर तो चोरी करी है, उसके लिए तो बीएनएस में वो लायबल है थेफ्ट में, लेकिन आपने वो चोरी का माल अपने पास रख लिया, तो आप थेफ्ट के अंदर तो लायबल नहीं रहोगे, लेकिन सेक्शन 317 में रिसीविंग ऑफ स्टोलन प्रॉपर्टी के तहत आप लायबल रहने वाले हो, ठीक है ना। अगर स्टोलन प्रॉपर्टी, अगर चोरी का माल आपने अपने पास रखा है, इफ सच प्रॉपर्टी लेटर इन द पोजेशन ऑफ समवन इनलीगली इंटाइटल्ड टू इट, तो ये केस 317 यहाँ पे लगेगा। इसमें पनिशमेंट कितनी है बेटा? तो पनिशमेंट यहाँ पे 4 तरह की पनिशमेंट दे रखी है। डिसऑनेस्टली रिसीविंग और रिटेनिंग स्टोलन प्रॉपर्टी। आपको मालूम था कि प्रॉपर्टी चोरी की है, लेकिन फिर भी आपने उसको रखा अपने पास, 3 साल तक की सजा या जुर्माना या दोनों। फिर रिसीविंग प्रॉपर्टी ट्रांसफर बाय डकैती, अगर कोई सी प्रॉपर्टी डकैत कर, मतलब कुछ लोग डकैती करके कोई सी प्रॉपर्टी लेके आए हैं, और आपने वो डकैती की प्रॉपर्टी अपने पास रखी, ठीक है ना। प्रॉपर्टी किसकी थी? समवन फ्रॉम बिलोंग्स टू द गैंग ऑफ डकैती, ठीक है ना। अगर कोई कुछ लोग, 5 या 5 से ज़्यादा लोग, कोई डकैती, सपोज करो 5 लोगों ने मिलके एक बैंक लूटा, और बैंक से भरे हुए बोरे कैश के जितने भी है वो बैग्स उन्होंने आपके घर पे रखे, और आपको मालूम है कि ये बैग्स जो है ये बैंक से लूट के लेके आए हैं, फिर भी आपने अपने घर में उन बैग्स को रखा। इम्प्रिजनमेंट लगेगी लाइफ की, मतलब लाइफ इम्प्रिजनमेंट, या फिर रिगोरियस इम्प्रिजनमेंट अप टू 10 years तक की लग सकती है अलॉन्ग विद द फाइन।
ठीक है ना। हैबिचुअल रिसीवर और डीलर ऑफ स्टोलन प्रॉपर्टी। हैबिचुअल रिसीवर, सपोज करो कुछ लोग सोना चोरी करके आए, आपने खरीदा, आप पकड़ा है। दूसरा फिर सोना चोरी करके आए, आपने खरीदा, आप पकड़ा है। आप हैबिचुअल रिसीवर हो, आप डील करते हो चोरी का माल खरीदने में। एक या एक से ज़्यादा बार अगर आपने ऐसा कर लिया तो आप हैबिचुअल रिसीवर की कैटेगरी में आ जाओगे, और आपको इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ या अप टू 10 years या फाइन, तीनों में से कोई भी लग सकता है। और असिस्टिंग इन कंसीलिंग और डिस्पोजिंग ऑफ स्टोलन प्रॉपर्टी, आपने खुद ने अपने घर पे नहीं रखा, लेकिन आपने किसी और को मदद करी उसके घर पे प्रॉपर्टी रखने की, मतलब आपने असिस्ट किया है, प्रॉपर्टी को ठिकाने लगाने में आपने मदद की है। इम्प्रिजनमेंट अप टू 3 years। क्या ये बात समझ में आई? तो यहाँ पे हमने क्या देखा है बेटा, रिसीविंग स्टोलन प्रॉपर्टी अंडर सेक्शन 317। तो आप अगर कोई भी चोरी का माल अपने घर में रखते भी हैं तो 3 साल तक की नॉर्मल सजा, डकैती का माल अपने घर में रखते हैं 10 साल तक की लाइफ इम्प्रिजनमेंट की सजा, या फिर 10 साल तक का रिगोरियस इम्प्रिजनमेंट अलॉन्ग विद द फाइन। अगर आप हैबिचुअल रिसीवर हैं, बार बार चोरी का माल अपने घरों में रखते हुए पकड़ाए हैं, इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ, या फिर सिंपल इम्प्रिजनमेंट अप टू 10 years, या फिर फाइन। और अगर आप इन सब चीज़ों में, ऊपर की 3 चीज़ों में खुद तो नहीं कर रहे हैं लेकिन इनमें असिस्ट कर रहे हैं, तो ऐसे केस में आपको 3 साल तक की सजा या जुर्माना या दोनों लग सकता है। करेक्ट। चलिए, इसके बाद बात करते हैं बेटा सेक्शन 318 और 319 चीटिंग की। चीटिंग का मतलब होता है धोखा देना। चीटिंग का मतलब क्या होता है? धोखा देना। चीटिंग का मतलब होता है धोखा देना। ठीक है। अब चीटिंग डेफिनेशन क्या है बेटा? चीटिंग इन्वॉल्व्स डिसीविंग पर्सन टू deliver property, inducing a person to give property to someone else, consent consent to retain property, making someone agree that another person can keep the property, or inducing actions or omission, deceiving a person into doing something or refrain from doing something, that is called the चीटिंग। आप किसी व्यक्ति को जबरदस्ती उसकी प्रॉपर्टी खुद लेने की कोशिश कर रहे हो, उसको बुद्धू बना के, उसको धोखा देके, या आप किसी व्यक्ति को ये बता रहे हो या ये समझा रहे हो कि उसकी प्रॉपर्टी कोई और व्यक्ति रख सकता है, मेकिंग समवन एग्री दैट अनदर पर्सन कैन कीप द प्रॉपर्टी, या फिर आप किसी व्यक्ति को कुछ काम करने से रोक रहे हो जो उसको काम करना चाहिए, या जो काम नहीं करना चाहिए उसको वो काम करने के लिए बाध्य कर रहे हो, ये सब चीटिंग के तहत कवर होता है। ठीक है। एग्जाम्पल से और क्लियर हो जाएगा। देखो, ए प्रिटेंडेड टू बी सिविल सर्विस। ए एक सिविल सर्वेंट के तौर पे अपने आप को बताता है, वो कन्विंस करता है जेड को कि उसको माल उधारी पे दे दे। ए ने क्या बताया बेटा? अपने आप को सिविल सर्वेंट बताया, लेकिन ये प्रिटेंड कर रहा है, एक्चुअली में नहीं है, और इसने झूठ बोल के, धोखा दे के जेड से उधारी पे माल ले लिया। इसका इंटेंशन क्या था? कि इसको पे नहीं करना पड़े। दैट इज अ चीटिंग। ठीक है ना। सपोज करो आजकल बहुत से चीज़ें होती है ना कि यार आपको फलाना फलाना आदमी फ़ोन करता है कि भैया हम फला फला पुलिस स्टेशन से बोल रहे हैं, या फिर मैं सीबीआई से बोल रहा हूँ, या फिर मैं इंटेलिजेंट ब्यूरो से बोल रहा हूँ, या नारकोटिक्स से बोल रहा हूँ। ये सब क्या है? ये सब चीटिंग के तहत कवर होते हैं। ठीक है ना। ए प्लेसेस काउंटरफिट मार्क on its item to deceive Z into thinking that it is made by the respectable manufacturer। अब ये काउंटरफीट मार्क क्या होता है? जाली दस्तावेज, जाली ब्रांड बनते हैं ना, जैसे कि वो पूमा का ब्रांड लोगो यूज करके आप नकली शूज बेच रहे हो, दैट इज। आप एडिडास का लोगो का इस्तेमाल करके नकली शूज, नकली मर्चेंटाइज बेच रहे हो, ये सब चीटिंग के तहत कवर होता है। आप सामने वालों को क्या बोल रहे हो? भैया एडिडास का ब्रांड है, एडिडास के ब्रांड का लोगो दिखा के आप उसको ये भरोसा दिला रहे हो कि ये एक्चुअली एडिडास का टी शर्ट है, बट एक्चुअली वो एडिडास का टी शर्ट था ही नहीं, लोकल टी शर्ट था। आपने सिर्फ और सिर्फ एडिडास का मार्क लगा के सामने वाले के साथ चीटिंग करने की कोशिश करी है। ये सब चीटिंग के तहत कवर होता है। ठीक है। ए शोज फॉल्स सैंपल्स ऑफ एन आर्टिकल टू जेड। ए ने एक आर्टिकल का झूठा सैंपल बता के और जेड को मजबूर किया कि वो आर्टिकल खरीद ले। ठीक है ना। आपने जो सैंपल बताया वो सैंपल बहुत बढ़िया था, बट एक्चुअली में प्रोडक्ट वैसा था ही नहीं। तो ये सब चीज चीटिंग के तहत आती है। मेन इंग्रेडिएंट क्या है बेटा? डिसेप्शन। डिसेप्शन मतलब टू डिसीव समवन, किसी को बहलाना, फुसलाना या फिर धोखा देना। और दूसरा इंड्यूसमेंट। इंड्यूसमेंट मतलब
उसको ये बिलीव करवाना कि आप जो बोल रहे हो वो सही है। आप बोल रहे हो मैं सिविल सर्वेंट हूँ, उसको ये भरोसा दिलाना कि तुम ही सिविल सर्वेंट हो। आप बोल रहे हो कि ये एडिडास का टी शर्ट है, उसको ये भरोसा दिलाना कि यही एडिडास का टी शर्ट, और डिसीव करने के बाद उससे किसी भी तरह की प्रॉपर्टी या किसी भी तरह की कंसेंट ले लेना। तो ये सब उसमें चीटिंग में कवर होता है, ठीक है ना। चीटिंग की पनिशमेंट, जनरल पनिशमेंट है 3 साल तक, या फिर फाइन या फिर बोथ। अगर चीटिंग विथ नॉलेज ऑफ रॉन्गफुल लॉस, आप चीटिंग कर रहे हो और आपको मालूम है, एक्यूज चीट्स एंड नो इट विल कॉज अ रॉन्गफुल लॉस टू समवन, आप चीट कर रहे हो और आपको मालूम है कि आपकी इस चीटिंग से किसी को कुछ नुकसान हो जाएगा, भारी नुकसान हो जाएगा, तो इम्प्रिजनमेंट 5 साल तक की, या फाइन या बोथ, ठीक है ना। वो नुकसान आप कर रहे हो समवन हु दे आर लीगली और कॉन्ट्रेक्चुअली बाउंड टू प्रोटेक्ट, ठीक है ना। अब इसका एक एग्जांपल देता हूं, चीटिंग विथ नॉलेज ऑफ रॉन्गफुल लॉस। यहाँ पे क्या लिखा है, अगर कोई एक्यूज्ड चीट करता है और ये जान करके, उसे मालूम है, ही नोज कि सामने वाले व्यक्ति को कुछ नुकसान हो जाएगा, जबकि एक्यूज्ड की ये जिम्मेदारी थी कि वो सामने वाले व्यक्ति की प्रोटेक्शन करे, बट फिर भी वो नुकसान करवा रहा है। सपोज करो आपका सीए आपको जानबूझ के गलत एडवाइस दे रहा है कि आप अगर ऐसा करेंगे तो आपका नुकसान हो जाएगा, उसको मालूम है कि आपका नुकसान हो जाएगा, फिर भी वो क्या दे रहा है, गलत एडवाइस दे रहा है चीटिंग के तहत। जबकि सीए की जिम्मेदारी क्या है, आपको बचा के रखना, ना कि आपका नुकसान करवाना। ऐसे ही एडवोकेट, एडवोकेट जानबूझ के आपको गलत एडवाइस दे रहा है, एडवोकेट की जिम्मेदारी है कि आपको प्रोटेक्ट करे, ना कि आपका नुकसान करवाए। तो इम्प्रिजनमेंट 5 साल तक जा सकती है। और चीटिंग इन्वॉल्विंग वैल्यूएबल सिक्योरिटी, अगर आप जो चीट कर रहे हो, चीट करके जो पैसा या जो गुड्स आप ले रहे हो, जो सिक्योरिटी आप ले रहे हो वो वैल्यूएबल है, तो ऐसे केस में इम्प्रिजनमेंट 7 साल तक की जा सकती है। क्या ये बात समझ में आई? इसके बाद सेक्शन नंबर 319 में एक और चीज आती है बेटा, चीटिंग बाय पर्सोनेशन। पर्सोनेशन मतलब किसी और की आइडेंटिटी को यूज करके, प्रिटेंडेड टू बी समवन एल्स, आप किसी को चीट कर रहे हो, ठीक है ना। फॉर एन एग्जाम्पल, मैं फोन लगा रहा हूँ, मैं फोन लगा के बोल रहा हूँ कि हाँ मैं विराट कोहली बोल रहा हूँ, मुझे 10,000 रुपए की जरूरत है, प्लीज मुझे दे दे यार। आपने क्या बनने की कोशिश करी, विराट कोहली, प्रिटेंडेड टू बी समवन एल्स। और आपने क्या भरोसा दिलाया सामने वाले को कि आप एक्चुअली में कोई और हो। नाउ दिस इज चीटिंग बाय पर्सोनेशन, ठीक है ना। A person commits cheating by personation when they pretend to be someone else, substitute themselves with another person, या फिर represent that they or someone else is a different person, ठीक है ना। आप कुछ और बनने की कोशिश कर रहे हो, आप अपने आप की अपनी आइडेंटिटी किसी और की आइडेंटिटी से बदल देते हो, और आप ऐसे में चीट करने की कोशिश करते हो, आपके ऊपर सजा लगेगी 5 साल या फाइन और बोथ तक की, ठीक है ना। एक एग्जांपल देख लेते हैं, ए चीट्स बाय प्रिटेंडिंग टू बी अ रिच बैंकर। ए ने क्या करा, अपने आप को एक बहुत रिच बैंकर बताया, और बैंकर मतलब सपोज करो ए का नाम था अजय, और कोई एक सही में एक रिच बैंकर था जिसका नाम था अजय। तो ए ने क्या बोला कि भाई मैं ही वो अजय हूं जो एक रिच बैंकर है। अब ऐसा करके सामने वाले व्यक्ति से उसने क्या किया, कोई कॉन्ट्रैक्ट कर लिया, या सामने वाले व्यक्ति से कोई प्रॉपर्टी हथिया ली। इस सिचुएशन में ए इज रिस्पॉन्सिबल फॉर चीटिंग बाय पर्सोनेशन, 5 साल तक की सजा लगेगी। जैसा कि मैंने बोला कि मैंने विराट कोहली बन के, मैं भी वीके हूँ, वो भी वीके है, बट मेरा नाम विनीत काबरा है, उसका नाम विराट कोहली है। मैं विराट कोहली बन के सामने वाले को फ़ोन करता हूँ और उससे किसी तरह की कोई प्रॉपर्टी ले लेता हूँ, उससे किसी तरह का कोई पैसा ले लेता हूँ, उसको किसी तरीके से कुछ भी नुकसान पहुंचा देता हूँ। चीटिंग बाय पर्सोनेशन, करेक्ट। आई होप क्लियर है। नेक्स्ट, इसके बाद सेक्शन नंबर 320 से लेके 330, फ्रॉडुलेंट डीड और डिस्पोजिशन ऑफ प्रॉपर्टी। अब ये ध्यान रखना कि फ्रॉडुलेंट डीड और डिस्पोजिशन ऑफ प्रॉपर्टी, यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, आप प्रॉपर्टी खरीद बेच रहे हो, लेकिन जो डीड बना रहे हो वो डीड फ्रॉडुलेंट डीड है। आप क्या कर रहे हो, फ्रॉडुलेंट डीड बना रहे हो, या प्रॉपर्टी को डिस्पोज ऑफ आप फ्रॉडुलेंट तरीके से कर रहे हो, गलत तरीके से कर रहे हो। क्या बोलता है, दिस सेक्शन डील विद द एक्शन दैट इन्वॉल्व्स द डिसऑनेस्ट और फ्रॉडुलेंट रिमूवल, कंसीलमेंट, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी टू प्रिवेंट इट्स लॉफुल डिस्ट्रीब्यूशन अमॉन्ग्स द क्रेडिटर्स, ठीक है ना। अब सेक्शन नंबर यहां से 320 से लेके नेक्स्ट वाला सेक्शन 321 और इसके बाद सेक्शन 322, ये
तीनों अपन साथ में पढ़ेंगे, ये तीनों अपन साथ में पढ़ेंगे। इनफैक्ट सेक्शन नंबर 323 तक भी अपन चले जाएंगे। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या करा जा रहा है बेटा, fraudulent deed और disposition of property which lawfully distribution amongst the creditor। तो इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। सपोज करो कि एक कंपनी है, कंपनी के पास, कंपनी के क्रेडिटर्स जो हैं वो 10 करोड़ के क्रेडिटर्स है, और कंपनी इज नॉट डूइंग सो वेल, कंपनी का बिजनेस बंद हो गया है। अब कंपनी के पास जो प्रॉपर्टी है वो प्रॉपर्टी बेच के क्रेडिटर्स का पैसा देना पड़ेगा। ये रूल बोलता है कंपनीज एक्ट का कि अगर आपकी वाइंडिंग अप की पोजीशन है तो आप अपने पास की सारी प्रॉपर्टीज सबसे पहले बेचें, और बेचने के बाद आउटसाइडर्स का सबसे पहले पैसा चुकाएं। ठीक है ना। बट कंपनी के डायरेक्टर्स ने सोचा, बोले यार ऐसा तो नहीं करेंगे, है ना, क्रेडिटर्स को पैसा नहीं देना था उनका इंटेंशन था। तो उन्होंने क्या करा, कंपनी के क्रेडिटर्स है 10 करोड़ के, कंपनी के पास प्रॉपर्टी भी है 10 करोड़ की ही। तो डायरेक्टर्स ने सोचा कि पूरी प्रॉपर्टी बेच के क्रेडिटर्स को पैसा दे देंगे तो अपने हाथ में कुछ बचेगा नहीं। डायरेक्टर्स ने ये वाइंडिंग अप प्रोसेस शुरू हो उसके पहले ही कंपनी की 10 करोड़ में से 9 करोड़ की प्रॉपर्टी किसी ऐसे व्यक्ति के नाम पे बेच दी जो कि डायरेक्टर्स का ही रिलेटिव था, उसको बेच दी प्रॉपर्टी 9 करोड़ की। ठीक है ना। और 9 करोड़ की प्रॉपर्टी उसको कितने में बेची, 9 करोड़ की प्रॉपर्टी उसको 1 करोड़ में बेची। अब कंपनी की बुक्स से 9 करोड़ की प्रॉपर्टी चली गई, 10 करोड़ में से 9 करोड़ की प्रॉपर्टी चली गई, तो कितने करोड़ की प्रॉपर्टी बची, 1 करोड़ की। और ये जो 9 करोड़ की प्रॉपर्टी गई, इसके अगेंस्ट में कैश कितना आया, 1 करोड़। तो अब कंपनी के पास टोटल असेट्स में कितना पड़ा हुआ है, 2 करोड़, और क्रेडिटर्स कितने हैं, 10 करोड़ के। तो 10 करोड़ के क्रेडिटर्स का सेटलमेंट 2 करोड़ में कर दिया जाए ताकि क्रेडिटर्स को ही पूरे पैसे नहीं मिले, और आपने 9 करोड़ की प्रॉपर्टी, बट उसके अगेंस्ट में 1 करोड़ का कैश आ गया था जो कि क्रेडिटर्स में बढ़ गया, तो आपने 8 करोड़ की प्रॉपर्टी डिफ्रॉड कर दी। 8 करोड़ की प्रॉपर्टी आपने बचा ली क्रेडिटर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट होने से। अगर ऐसा कुछ भी होता है तो ये सेक्शन नंबर 320 से 330 के तहत फ्रॉडुलेंट डीड या डिस्पोजिशन ऑफ प्रॉपर्टी के तहत कवर होता है। इम्प्रिजमेंट कम से कम 6 महीने या 2 साल तक एक्सटेंड हो सकती है, फाइन भी लग सकता है, दोनों भी हो सकते हैं। ठीक है ना। यहाँ पे ये केस लॉ आप एक बार गो थ्रू करेंगे, गुवाहाटी हाई कोर्ट का रामांतर चोंकिन वर्सेस हरिराम तोड़ी एंड अनादर्स, ये केस लॉ आप गो थ्रू करेंगे तो जो मैंने एग्जांपल दिया है वो यहीं से लेके दिया है, आप एक बार गो थ्रू करेंगे तो आपको सब समझ में आ जाएगा। ठीक है ना। नाउ यहाँ पे भी सेम बात बोली गई है, सेक्शन 321 क्या बोलता है, बीएनएस क्रिमिनलाइज करता है ऐसे एक्ट को जो डिसऑनेस्ट या फ्रॉडुलेंटली प्रिवेंट करते हैं डेट और डिमांड फ्रॉम बीइंग मेड अवेलेबल फॉर द पेमेंट टू द क्रेडिटर। इफ एनी पर्सन प्रिवेंट्स द डेट फ्रॉम बीइंग पेड टू देमसेल्फ और एनी अदर पर्सन दे में फेस इम्प्रिजनमेंट और फाइन। ठीक है ना। फॉर एन एग्जाम्पल, ए डेटर था, उसने बी को 1 करोड़ रुपए देने थे बट डज नॉट हैव फंड टू रीपे। ए ने बोला कि यार मेरे पास पैसा ही नहीं है, मैं मान रहा हूँ कि मेरे को बी को 1 करोड़ रुपए देने हैं, लेकिन मेरे पास पैसा ही नहीं है। अब पैसा था लेकिन फिर भी क्या बोल रहा है वो, पैसा नहीं है। फ्रॉडुलेंटली प्रिवेंटिंग डेट, आप फ्रॉडुलेंटली क्या प्रिवेंट कर रहे हो, डेट को प्रिवेंट कर रहे हो। आपके पास पैसा था लेकिन आप पैसा नहीं दे रहे हो, मना कर रहे हो, घर में मर्सिडीज खड़ी है लेकिन बोले यार 1 भी रुपया नहीं है, पैसा है ही नहीं देने के लिए। मर्सिडीज, अरे बोले मेरी थोड़ा ना है यार, ये तो उधार लेके घूम रहा हूँ मैं, ठीक है ना, किसी दूसरे की मैं चलाता हूँ बस लोगों को दिखाने के लिए। आप क्या कर रहे हो बेटा, आप क्रेडिटर को डेट रीपे नहीं कर रहे हो, इंटेंशनली रीपे नहीं कर रहे हो। देखो दो सिचुएशन होती है, एक तो मेरे पास पैसा था ही नहीं, अब जब पैसा नहीं है तो डेट कैसे रीपे करूं, तब तो जेन्युइन है कि यार पैसा है ही नहीं, मेरा घर भी बिक गया, मेरी गाड़ियां भी बिक गई, मेरा बैंक बैलेंस भी खाली हो गया, सब कुछ खत्म हो गया, इंसॉल्वेंट घोषित हो गया हूं, पैसा 1 रुपया नहीं है, तो अब तो मैं कुछ नहीं कर सकता, वो बात अलग हो जाती है। आपके पास पैसा है, आप चाहो तो रीपे कर सकते हो, सब चीजें हो सकती है, लेकिन फिर भी नहीं कर रहे हो, दिस इज पनिशेबल अंडर सेक्शन 321। ठीक है ना। एक्स ओ ए आई एन आर 1 करोड़, and if x pay to a can pay b, however a tell x not to pay money to b, preventing debt from being settled। ठीक है ना। अब ये एक और केस है तो ये मैं समझा देता हूं भैया। एक्स ओ एक 1 करोड़ फ्रॉम ए, मतलब एक्स जो है उसे ए को कितने देना है, 1 करोड़ रुपए, और ए जो है उसे बी को कितने देना है, 1 करोड़ रुपए।
कंडीशन ये है, ए बी से ये बोलता है कि भैया मेरे पास एक्स से जब पैसा आएगा तब मैं तुझे 1 करोड़ रुपए दे दूंगा। लेकिन ए एक्स को क्या बोलता है कि यार तू मुझे पैसा मत दे, अगर तूने मुझे पैसा दिया तो मुझे बी को देना पड़ेगा, तो अभी तू मुझे पैसा मत दे। तू मना कर दे कि मैं ए को पैसा नहीं दूंगा, तो ए बोल देगा मेरे पास पैसा ही नहीं है, एक्स मेरे को पैसा ही नहीं दे रहा, तो मैं बी को नहीं दूंगा, काम खत्म। ठीक है। बट यहाँ पे ए और एक्स की मिलीजुली साजिश है, ऐसा नहीं कर सकते। अगर ऐसा पता चला कि आपने जानबूझ के एक्स को मना किया है तो ए लाइबल रहेगा पनिशमेंट के लिए। क्या ये बात समझ में आ गई, हाँ या ना? चलिए, अब इसके बाद दिस ऑनेस्ट और फ्रॉडुलेंट एग्जीक्यूशन ऑफ डीड ऑफ ट्रांसफर कंटेनिंग फॉल्स स्टेटमेंट ऑफ कंसिडरेशन। फॉल्स स्टेटमेंट ऑफ कंसिडरेशन इसका मतलब क्या है? सपोज करो ए ने बी को एक प्रॉपर्टी सेल करी या फिर लीज पे दी। एक्चुअली में इस प्रॉपर्टी का जो सेल, हम सेल का ही एग्जांपल लेते हैं, तो एक्चुअली में इस प्रॉपर्टी की जो सेल वैल्यू थी वो सेल वैल्यू थी 10 करोड़। बट डीड पे इन्होंने क्या लिखा? डीड पे इन्होंने लिखा सेल हुई है साहब 1 करोड़ में। कारण क्या था कम लिखने का? भैया 10 करोड़ लिखते तो 10 करोड़ के ऊपर स्टैम्प ड्यूटी का पेमेंट करना पड़ता। अभी 1 करोड़ लिखा है तो 1 करोड़ के ऊपर ही स्टैम्प ड्यूटी का पेमेंट करना पड़ेगा। 10 करोड़ के ऊपर स्टैम्प ड्यूटी अगर 10% से भी माने तो 1 करोड़ होती, और यहाँ पे 1 करोड़ के ऊपर स्टैम्प ड्यूटी 10 लाख है, इसने 90 लाख रुपए बचा लिए सिर्फ गलत कंसिडरेशन अमाउंट लिख के। पक्का 100%। तो अगर ऐसा केस सामने आ जाता है सो यू विल बी हेल्ड पनिशेबल अंडर सेक्शन 322 ऑफ बीएनएस। ठीक है ना? आपको ये चीजें नहीं करना है, ऐसा मना किया गया है बीएनएस में। की पॉइंट्स क्या है बेटा? फॉल्स स्टेटमेंट रिगार्डिंग कंसिडरेशंस, ठीक है ना? फॉल्स इंफॉर्मेशन दी है, कोई दिक्कत? नाउ, डिसऑनेस्ट और फ्रॉडुलेंट रिमूवल और कंसीलमेंट ऑफ प्रॉपर्टी। इसका मतलब क्या है? अगर आप कोई सी प्रॉपर्टी फ्रॉडुलेंटली, डिसऑनेस्टली आप उसको हटा देते हो, कंसील कर देते हो, विच इज बिलोंगिंग टू वन सेल्फ और अनदर पर्सन, इट कवर्स assisting of such actions on realizing any claims or demand from dishonestly। अपने पास से कोई प्रॉपर्टी किसी और को दे देते हो, अपने पास से वो प्रॉपर्टी छुपा देते हो। अगर आपके पास वो प्रॉपर्टी थी तो आपको पैसा देना पड़ जाएगा, आपने वो प्रॉपर्टी अपने पास से छुपा दी, इम्प्रिजनमेंट हो सकती है 3 साल तक की, या फिर फाइन भी हो सकता है, या फिर दोनों भी लग सकते हैं। ठीक है ना? मेरे पास सपोज करो ज्वेलरी थी, इनकम टैक्स वाले आने वाले थे रेड करने के लिए, मैंने वो सारी ज्वेलरी जो है वो छिपा दी, ज्वेलरी हटा दी, कंसील कर दी। अगर पता चला तो सेक्शन 323 लग जाएगा। क्या बात समझ में आई? नेक्स्ट, अब बात कर रहे हैं बेटा हम प्रॉपर्टी मार्क की, अब बात कर रहे हैं हम डॉक्यूमेंट्स में फॉर्जरी जो होती है। तो सबसे पहले ये शब्द समझते हैं, फॉर्जरी। फॉर्जरी का मतलब होता है जाली दस्तावेज बनाना। अगर आप कोई सा भी फॉल्स रिकॉर्ड बनाते हो, अगर आप कोई सा भी जाली दस्तावेज बनाते हो, या कोई फॉल्स इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स बनाते हो, फिजिकल बनाते हो, इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड बनाते हो, और आपका इंटेंशन, आपकी सोच ये है कि मैं डैमेज या इंजरी क्रिएट करूंगा टू द जनरल पब्लिक या किसी एक व्यक्ति को, ठीक है ना? तो आप अगर ऐसा करते हो तो आप फ्रॉड कर रहे हो, फॉर्जरी का। आपको पनिशमेंट मिलेगी, बेसिक पनिशमेंट 2 साल तक की जेल या फाइन या बोथ। और अगर आपने फ्रॉड इस उद्देश्य से किया है कि मैं किसी एक व्यक्ति को नुकसान पहुंचाऊंगा, उसको चीटिंग करूंगा उसके साथ, तो 7 साल तक की सजा मिल सकती है। ठीक है ना? और अगर आप किसी के रेप्यूटेशन को हर्ट करने के इंटेंशन से काम कर रहे हो तो 3 साल तक की सजा और फाइन और बोथ। डन? तो आपको ये ध्यान रखना है कि फॉर्जरी, फॉर्जरी मतलब फॉल्स डॉक्यूमेंट, फेक डॉक्यूमेंट, फेक डॉक्यूमेंट। आप फेक डॉक्यूमेंट प्रिपेयर कर रहे हो, ठीक है? और इंटेंशन क्या है? इंटेंशन अगर किसी को नुकसान पहुंचाने का है, चीट करने का इंटेंशन है, 7 साल। और किसी को डिफेम करने का इंटेंशन है, उसकी रेपुटेशन को हर्ट करने का इंटेंशन है, तो 3 साल तक की सजा होगी। क्या ये बात समझ में आ गई? 100% श्योर? यहाँ पे काम क्या है? प्रॉपर्टी मार्क अभी मैंने नहीं पढ़ाया है, प्रॉपर्टी मार्क हम नीचे पढ़ेंगे। अभी सिर्फ डॉक्यूमेंट्स की बात कर रहे हैं। डॉक्यूमेंट्स में इन्वॉल्व होती है फॉर्जरी, और फॉर्जरी सेक्शन 336 डिफाइन करता है फेक डॉक्यूमेंट या फॉल्स डॉक्यूमेंट या फॉल्स इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स बनाने को फॉर्जरी बोला जाता है। ठीक है?
फर्दर प्रोविजन सेक्शन 337 से लेके 331 कुछ एडिशनल डिटेल्स देते हैं, कॉन्टेक्स्ट रिगार्डिंग डिफरेंट सर्कमस्टेंसेस ऑफ फॉर्जरी अंडर बीएनएस, ठीक है। बट ये हमें पढ़ना नहीं है, सिर्फ इतनी सी इंफॉर्मेशन दे के छोड़ दी है कि सिर्फ सेक्शन नंबर 336 ही नहीं बल्कि सेक्शन नंबर 337 से 341 में अलग अलग तरह की कुछ सर्कमस्टेंसेस सिचुएशंस दी है जहाँ पे अलग अलग तरीके से फॉर्जरी कमिट होती है, बट आपको उतना उसके ऊपर फोकस नहीं करना है, ठीक है ना, जस्ट एन इंफॉर्मेशन, नथिंग एल्स। डन। नाउ केसेस, एक केस देख लेते हैं, ये रामचंद्रन वर्सेस स्टेट का। सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट टू कॉन्स्टिट्यूट एन ऑफेंस ऑफ फॉर्जरी, अगर फॉर्जरी का ऑफेंस कॉन्स्टिट्यूट होगा तो उसके लिए क्या जरूरी है, डॉक्यूमेंट मस्ट बी मेड विद द डिसऑनेस्ट और फ्रॉडुलेंट इंटेंशन। डॉक्यूमेंट जो बना उसमें इंटेंशन क्लियर होना चाहिए फ्रॉड का, अगर फ्रॉड का इंटेंशन क्लियर नहीं है, डॉक्यूमेंट गलती से गलत बन गया है तो उसको फॉर्जरी के तहत कवर नहीं करेंगे, ठीक है। अब बात करते हैं प्रॉपर्टी मार्क्स के ऑफेंस की। व्हाट इज प्रॉपर्टी मार्क? प्रॉपर्टी मार्क मतलब एक ऐसा साइन, एक ऐसा सिंबल, अ साइन या फिर ऐसा सिंबल जो कि किसी स्पेसिफिक पर्सन या फिर ग्रुप की प्रॉपर्टी होना बताता है। इसका एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूं मैं, देखो सपोज करो कि आपने एक बिल्डिंग बनाई, आपने एक बिल्डिंग तैयार करी, ये मॉडर्न आर्ट है, ये नई तरह की बिल्डिंग है इसलिए इस तरह से अजीब सी दिख रही है, ठीक है ना, यहाँ पे ऊपर भी हर जगह विंडो ही विंडो है। आपने एक बिल्डिंग तैयार करी और बिल्डिंग के ऊपर लिख दिया DLF। आपने क्या लिख दिया ऊपर, बिल्डिंग के ऊपर DLF। अब DLF इज अ ब्रांड, ठीक है ना, और एवरीबडी ट्रस्ट DLF कि यार DLF ने अगर बनाई है तो बिल्डिंग बहुत अच्छी होगी, पक्का अच्छा प्रोडक्ट यूज किया होगा, बिल्डिंग अच्छी होगी, मजबूत बनी होगी। आपने DLF का नाम यूज कर लिया, आपने DLF का लोगो यूज कर लिया, आपने DLF का प्रॉपर्टी मार्क यूज कर लिया, ठीक है ना। आपने किसी दूसरे व्यक्ति का प्रॉपर्टी मार्क यूज किया, फॉल्स प्रॉपर्टी मार्क यूज किया, और आपने ये बताया दैट दिस प्रॉपर्टी गुड्स बिलोंग टू द पर्सन जिसका ये मार्क है, और लोगों ने आपकी बात पे बिलीव भी कर लिया। सपोज करो अगर आप प्रॉपर्टी ये अपने नाम से बेचते तो इसका एक फ्लैट जाता 50 लाख रुपए का, लेकिन DLF के नाम से बेच रहे हो तो इसका एक फ्लैट जा रहा है 75 लाख रुपए का, क्योंकि इस ब्रांड के वैल्यू का फर्क पड़ रहा है। तो आपने अगर इस तरीके की कोई सी भी हरकत करी तो इसे बोला जाता है बेटा ऑफेंस रिलेटेड टू प्रॉपर्टी मार्क। पनिशमेंट है 1 साल तक की या फाइन या बोथ, ठीक है। आपका इंटेंशन क्या था, आपका इंटेंशन डिफ्रॉड करने का था, आपका इंटेंशन झूठ बोला आपने ताकि लोग आपकी इस झूठ पे भरोसा करें, और भरोसा करने के बाद लोग आप लोगों से ज्यादा पैसे कमा सके। सो दिस इज व्हाट ऑफेंस रिलेटेड टू प्रॉपर्टी मार्क, इज दैट क्लियर? चलिए अब इसके बाद बात करते हैं बेटा डिफमेशन की। डिफमेशन का मतलब किसी व्यक्ति या किसी पर्सन को डिफेम करना। डिफेम मतलब उसके खिलाफ कुछ भी झूठ बोलना, उसके खिलाफ कुछ भी बातें बताना जिससे कि उसकी रेपुटेशन हर्ट हो सके। अब डिफमेशन दो तरीके से होता है। डिफमेशन होता है या तो स्पोकन वर्ड से या फिर रिटर्न से। आप कुछ बोलोगे या फिर कुछ लिखोगे, आप कम्युनिकेट करोगे, किस चीज के लिए, किसी व्यक्ति के लिए, ताकि उसकी रेप्यूटेशन को हर्ट किया जा सके, दैट इज द कॉल्ड डिफमेशन। अब स्पोकन वर्ड्स और रिटन वर्ड्स ये दो तरह के डिफमेशन होते हैं। डिफमेशन दो तरह के होते हैं, नीचे आपको मिलेगा ओपिनियन काइंड्स ऑफ डिफमेशन, ये रहा लीबल, लीबल और स्लेंडर। लीबल मतलब परमानेंट एंड विजिबल फॉर्म, जैसे कि कुछ लिख के, कुछ चित्रकारी करके या किसी पिक्चर के फॉर्म में किया गया। और स्लेंडर मतलब टेम्परेरी फॉर्म, ये ट्रांसरी फॉर्म लिखा है बट ये मिसप्रिंट है, इसको यहाँ पे हम करेंगे टेम्परेरी फॉर्म, जैसे कि स्पोकन वर्ड्स या जेस्चर्स या फिर ऑडियो विजुअल मीन्स से, ठीक है ना। तो लीबल और स्लेंडर दो तरह के डिफॉर्मेशन होते हैं। तीसरा एक पब्लिकेशन होता है,
जब आप किसी व्यक्ति को डिफेम करते हो किसी न्यूज़पेपर किसी आर्टिकल में उसके खिलाफ कुछ भी पब्लिश करके, तो इसको पब्लिकेशन डिफॉर्मेशन बोलते हैं, तीसरा कैटेगरी है। अब हम देखते हैं कि डिफॉर्मेशन की सज़ा क्या है। सबसे पहले डिफॉर्मेशन, यहाँ पे की पॉइंट्स हमने देख लिया। एंड इम्प्यूटेशन ओनली हार्म्स पर्सन रेपुटेशन, सिर्फ पर्सन के रेपुटेशन को आपको क्या करना है, आप हार्म कर रहे हैं। इलास्ट्रेशन, ए सेज जेड इज ए ऑनेस्ट मैन, ही नेवर स्टोल बीज वॉच, इंटेंडेड टू इम्प्लाई जेड डिड इंडीड स्टील बीज वॉच। डिफॉर्मेशन, यस अनलेस इट फॉल्स अंडर द वन ऑफ द एक्सम्पशंस। तो यहाँ पे क्या बोला गया है ना, एक अलग तरीके से बोल रहा है। ए सार्कास्टिक वे में बोल रहा है, नहीं नहीं जेड तो ऑनेस्ट मैन है, वो कभी भी कोई चोरी कर ही नहीं सकता। लेकिन उसका इंटेंट क्या था, ये बोल के कि जेड ने ही चोरी करी होगी, तो यहाँ पे वो जेड के रेपुटेशन को हर्ट कर रहा है, डिफॉर्मेशन कहलाएगा। ठीक है ना। यहाँ पे एक्सेप्शंस की बात करिए तो एक्सेप्शंस यहाँ पे ये सारे एक्सेप्शंस हैं डिफॉर्मेशन के। टोटल मिला के 10 एक एक्सेप्शंस है, तो वो 10 एक एक्सेप्शंस की अपन बात करते हैं। ठीक है ना। ए ड्रॉ पिक्चर ऑफ जेड रनिंग अवे विद बीज वॉच, इंटेंडिंग इम्प्लाइड टू जेड स्टोल द वॉच। ए ने जेड की एक पिक्चर बना दी जिसमें वो बी की घड़ी लेके भाग रहा है, डिफॉर्मेशन है। ठीक है ना। ए आस हु स्टोल बीज वॉच एंड ए पॉइंट टू जेड इंटेंडिंग इट टू कॉज टू बिलीव दैट जेड स्टॉल्स द वॉच। ठीक है ना। ए सबसे जनरल पब्लिक से पूछ रहा है कि ये भैया बताओ बी की घड़ी किसने चुराई है, और ऐसा बोलते बोलते जेड को देख रहा है वो, तो बाकी सब ये बिलीव कर रहे हैं कि जेड ने ही चुराई होगी। ए ये इम्प्लाई कर रहा है, डिफॉर्मेशन है। एक्सेप्शन टू द डिफॉर्मेशन, टोटल 10 डिफॉर्मेशन हैं, जल्दी से देख लेते हैं इसको। ट्रुथ और पब्लिक गुड, अगर आप सच बोल रहे हो, सच में ही जेड ने चुराई होती और ए बोलता कि नहीं जेड ने ही चुराई है, ताकि बाकी सबको भी ये पता चल जाए कि भैया जेड चोरी करता है और ये सच है, तो डिफॉर्मेशन नहीं होगा। ओपिनियन ऑन पब्लिक सर्वेंट, अगर कोई भी पब्लिक सर्वेंट अगर किसी भी तरह का कोई काम कर रहा है और आप अपना ओपिनियन सिर्फ गुड फेथ में दे रहे हो पब्लिक सर्वेंट के ऊपर, उसकी पब्लिक ड्यूटीज से रिलेटेड, इंदौर के मेयर सही तरीके से काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, मैं बोल रहा हूँ सही तरीके से काम कर रहा है, अच्छा काम कर रहे हैं। इंदौर के विधायक अच्छा काम कर रहे हैं, परफेक्ट है, बहुत बढ़िया। एक मिस्टर बी है, वो बोल रहे हैं कि नहीं यार ये विधायक तो बिल्कुल भी अच्छा काम नहीं करता है यार, बिल्कुल भी काम नहीं करता है, इसको मैंने बोला 4 बार कि भैया हमारे घर पे पानी नहीं आ रहा, पानी नहीं आ रहा, पानी नहीं आ, कुछ नहीं करता है यार, है ना। अब ये जो ओपिनियन उन्होंने बोला है, ये उनका ओपिनियन है पब्लिक सर्वेंट के ऊपर ओवर द पब्लिक ड्यूटीज, ये डिफॉर्मेशन नहीं है। तीसरा, ओपिनियन ऑन द पब्लिक मैटर्स, ऐसा ऐसे कुछ मैटर्स जो कि पब्लिक इंपॉर्टेंस रखते हैं और उसके ऊपर अपने ओपिनियन देना गुड फेथ में, ये क्या बात होती है, ओपिनियन ऑन द पब्लिक मैटर। सपोज करो इंडिया और चाइना, दे आर टाइंग अप, वो टाई अप कर रहे हैं किसी एक बिजनेस डील के लिए, तो इंडिया के आधे लोग बोल रहे हैं कि अच्छी बात है, लेकिन आधे लोग बोल रहे हैं कि नहीं भारत ये बिल्कुल गलत कर रहा है, मोदी जी गलत कर रहे हैं, चाइना के साथ किसी तरह का टाई अप नहीं करना चाहिए। अब ये क्वेश्चन जो है ये पब्लिक इंपॉर्टेंस का है, और पब्लिक इंपॉर्टेंस में अगर आप अपना ओपिनियन देते हो गुड फेथ में, सो दैट विल नॉट बी ट्रीटेड एज डिफॉर्मेशन। फोर्थ, ट्रू कोर्ट रिकॉर्ड, कोर्ट रिपोर्ट, कोर्ट के आदेश में कोर्ट ने ये बोला है कि ए ने चोरी करी है, ए ने फर्जी दस्तावेज बना के बी की प्रॉपर्टी को हड़पा है। अब आप बाहर आके सबके सामने ये बोल रहे हो कि भैया ए ही चोर है, बोल सकते हो ना, कोर्ट के रिकॉर्ड में जो चीज लिखी है वो बता रहे हो, डिफॉर्मेशन नहीं माना जाएगा। ओपिनियन ऑन कोर्ट केस, अगर कोई कोर्ट में केस चल रहा है, ए ने बी को मारा कि नहीं मारा, ये केस चल रहा है, इसमें आप अपने ओपिनियन बताते हो, मेरे को लगता है ए ने मारा होगा, ए और बी के कुछ झगड़े चल रहे थे, रंजिश चल रही थी, पुराने विवाद थे, तो मुझे ऐसा लगता है कि ए नहीं मारा होगा। आप एक ओपिनियन दे रहे हो गुड फेथ में, कोई तकलीफ वाली बात नहीं है, इसको हम कवर नहीं करेंगे। एडिशनल, ओपिनियन ऑन पब्लिक परफॉर्मेंस, विराट कोहली इज नॉट प्लेइंग वेल, अरे विराट कोहली खेलते आता है क्या, अब बकवास प्लेयर है वो तो, है जब देखो तो वाह जी मैं आउट हो जाता है, मैं कोई डिफेम कर रहा हूँ क्या विराट कोहली को, उसका पब्लिक परफॉर्मेंस है, ही इज अ पब्लिक फिगर, पब्लिक परफॉर्मेंस है, मैं सिर्फ उसके ऊपर अपना ओपिनियन देख रहा हूँ। ठीक है ना। यूजुअली इंडिया में विराट कोहली और एम एस धोनी, ये दो ऐसे प्लेयर है जिनके ऊपर हर कोई अपना ओपिनियन देता है, हर कोई बोलता है धोनी, कुछ लोग धोनी को बहुत अच्छा मानते हैं, कुछ लोग धोनी को बिल्कुल अच्छा नहीं मानते, तो आप अपना ओपिनियन दे रहे हो। एग्जाम्पल इसमें दे रखे हैं, एक पर्सन ने एक बुक पब्लिश करी, अब मैं बुक के बारे में बता रहा हूँ, बिल्कुल घटिया बुक है, बिल्कुल मत पढ़ना, मेरा ओपिनियन है, अरे बहुत बढ़िया बुक है, जरूर पढ़ना,
मेरा ओपिनियन है। एक एक्टर या सिंगर, सिंगर ने गाना गाया, मैं बता रहा हूँ नहीं यार इसकी आवाज में वो दम नहीं है, बेकार है, गला फाड़ता है, वो करता रहता है, नहीं। मैं मेरा ओपिनियन दे रहा हूँ, मैं डिफेम नहीं कर रहा हूँ उसको। ठीक है। नेक्स्ट, ऑथोरिटी एंड सेंश्योर। ठीक है ना, इट इज नॉट डिफॉर्मेशन फॉर अ पर्सन विद द लॉफुल ऑथोरिटी ओवर अनदर, लॉफुल ऑथोरिटी ओवर द अनदर। ठीक है ना, अगर किसी एक व्यक्ति की किसी दूसरे व्यक्ति के ऊपर कोई लॉफुल अथॉरिटी है, और जिस व्यक्ति के पास लॉफुल अथॉरिटी अगर वो दूसरे व्यक्ति के किसी भी काम को क्रिटिसाइज करता है तो इसको डिफॉर्मेशन नहीं बोलते। इसका परफेक्ट एग्जांपल है पेरेंट्स एंड चिल्ड्रंस का। अगर चिल्ड्रंस प्रॉपर तरीके से अच्छे अच्छे तरीके से काम नहीं करते हो, पेरेंट्स उनके ऊपर अगर क्या करते हैं, उनको डांटते हैं, उनको क्रिटिसाइज करते हैं, कोई बात नहीं, डिफॉर्मेशन में कवर नहीं होगा। ठीक है ना, बैंकर, कैशियर के ऊपर, मास्टर, सर्वेंट के ऊपर, स्कूल मास्टर, प्यूपिल के ऊपर, ये सब क्योंकि ये लीगल अथॉरिटीज के तहत आते हैं, लॉफुल अथॉरिटीज के तहत आते हैं। एक्सेप्शन नंबर 8, एक्यूजिशन टू लॉफुल अथॉरिटी, ये अभी अपन ने पढ़ा है, वही है। इम्प्यूटेशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट इन द पब्लिक गुड। इम्प्यूटेशन मतलब इम्प्यूट करना, मतलब अपनी राय शुमारी देना। इट इज नॉट डिफॉर्मेशन टू इम्प्यूट अबाउट समवंस कैरेक्टर इन गुड फेथ फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ इट्स ओन इंटरेस्ट या फिर प्रोटेक्शन ऑफ द पब्लिक। ठीक है ना, आप किसी और व्यक्ति के कैरेक्टर के ऊपर कुछ भी बात बोल सकते हो, चलेगा, लेकिन आपका इंटेंशन सिर्फ दूसरों को बचाने का होना चाहिए। सपोज करो आपने पहले ए को माल बेचा, 10 लाख रुपए का माल बेचा, ए ने बोला था मैं पैसे दे दूंगा 1 महीने में, लेकिन अभी तक पैसे नहीं आए। 1 महीना हो गया, 2 महीना हो गया, 3 महीना हो गया, पैसे नहीं आए। अब आपका एक फ्रेंड है मिस्टर एक्स, मिस्टर एक्स भी ए को माल बेचने वाले हैं और उधारी में ही माल बेचने वाले हैं। तो आप क्या बोलोगे, अरे अरे उसको मत देना, पैसे वैसे नहीं आते उससे, वो बोलता है, रोज टालता है, टालम टोल वाला आदमी है, वो बोलेगा आज देता हूँ कल देता हूँ, मेरे तो 10 लाख रुपए डूब गए उससे। मैं उसके कैरेक्टर को असैसिनेट कर रहा हूँ, इम्प्यूटेशन कर रहा हूँ, लेकिन किसकी भलाई के लिए, या तो खुद की या किसी पब्लिक में से किसी भी व्यक्ति की भलाई के लिए अगर मैं ऐसा करता हूँ, इसको डिफॉर्मेशन नहीं माना जाएगा। और कॉशन इन गुड फेथ, कॉशन मतलब चेतावनी देना, चेतावनी देना। यार मैं वो बी के साथ बिजनेस शुरू करूं, हाँ कर ले, लेकिन आदमी टेढ़ा है, थोड़ा सोच समझ के करना जो भी करे, तो मतलब रिस्क है। आप अगर कॉशन देते हो, सो इट इज नॉट कवर्ड अंडर द डिफॉर्मेशन। क्या ये बात समझ में आ गई? नाउ, पनिशमेंट डिफॉर्मेशन की बेटा सिंपल इम्प्रिजनमेंट अप टू 2 years विद फाइन और बोथ, या फिर कम्युनिटी सर्विस भी ऑर्डर दे सकते हैं। ठीक है, आप अगर नोइंगली गुड रीजन के बिलीव में आप जानते हो कि ये डिफॉर्मेटरी स्टेटमेंट है, आप ये जानते हो कि इससे सामने वाले व्यक्ति की कुछ नुकसान हो सकता है, तो ऐसे में सिंपल इम्प्रिजनमेंट 2 साल तक की लग सकती है। तो इम्प्रिजनमेंट चाहे डिफॉर्मेशन का कोई सा भी केस हो, इम्प्रिजनमेंट अप टू 2 years ही है, ये ध्यान रखना। तो सिंपल सा, सिंपल इम्प्रिजनमेंट 2 years, काम खत्म। काइंड्स ऑफ डिफॉर्मेशन अपन ने समझ लिए। अब इसके बाद बेटा यहाँ पे आके लगभग लगभग आपका बीएनएस और बीएनएसएस कंप्लीट होता है। कुछ जनरल एक्सेप्शंस हैं, वो जनरल एक्सेप्शंस क्या हैं? एक्सेप्शंस अंडर द बीएनएस। अब इसमें से कुछ बातें जो इंपॉर्टेंट है, वो इंपॉर्टेंट बातें मैं आप लोगों के साथ शेयर कर लेता हूं, बाकी एक बार सिर्फ गो थ्रू करने वाली बात है, कंसेप्ट पूरे खत्म हो गए हैं। ये कुछ जनरल एक्सेप्शंस दे रखे हैं बीएनएस के, तो इसमें से क्या क्या चीजें हमें ध्यान रखनी है? सबसे पहले इग्नोरेंस ऑफ लॉ। अगर आपको कानून की जानकारी नहीं है, इसका मतलब ये नहीं है कि आप कानून को तोड़ सकते हैं, कानून को तोड़ने की आज़ादी आपको नहीं मिलेगी। ठीक है ना, एक्ट ऑफ जज व्हेन एक्टिंग जुडिशली। अगर जज, अगर कोई व्यक्ति जज की पोजीशन पे बैठ के किसी भी तरह का कोई काम करता है, तो वो जुडिशियल पावर्स के तहत काम कर रहा है, कोई तकलीफ वाली बात नहीं है, कोई ऑफेंस नहीं है। अगर कोई व्यक्ति, सपोज करो जज, जज अगर किसी व्यक्ति को फांसी की सजा फांसी की सजा सुना दे, तो इसका मतलब ये नहीं कि जज खुद कातिल हो गया। ठीक है ना। तीसरा, एक्ट डन परस्यूएंट ऑफ कोर्ट ऑर्डर। अब यहाँ पे जल्लाद की बात कर ले, कोर्ट ने ऑर्डर दिया था किसी व्यक्ति को फांसी की सजा सुनाने का, तो यहाँ पे वो जल्लाद रहता है ना, जो व्यक्ति के माथे पे ऐसा कपड़ा बांधता है, काला कपड़ा, फिर उसको लटकाता है और उसको खींच देता है, तो मृत्यु तो मारा तो उस जल्लाद ने उस व्यक्ति को, लेकिन इसका मतलब क्या वो क्रिमिनल हो गया? नहीं। ठीक है ना। एक्ट डन बाय मिस्टेक ऑफ फैक्ट, मिस्टेक ऑफ लॉ, मिस्टेक ऑफ फैक्ट या मिस्टेक ऑफ लॉ के तहत अगर कोई सा भी एक्ट होता है,
ऑफेंस कवर नहीं होगा। यहाँ पे एक चीज जो ये देखनी है, ये पॉइंट नंबर 7, पॉइंट नंबर 8 एंड पॉइंट नंबर 9, ये बहुत जबरदस्त पॉइंट है। अगर कोई व्यक्ति, अगर कोई बच्चा अगर 7 साल से कम का है, तो ये मान के ही चलेंगे हम, प्रिजम्पशन है कि वो बच्चा कभी भी कोई गलती नहीं कर सकता। चाइल्ड अंडर द एज ऑफ 7 कैन नॉट कमिट एन ऑफेंस। दूसरा, अगर 7 साल से बड़ा है लेकिन 12 साल से छोटा है, तो हम ये मान के चलेंगे कि उसने जो भी हरकत करी है उसको ये मालूम ही नहीं कि इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे। और जब कॉन्सिक्वेंसेस नहीं मालूम, मतलब मीन्स री एस्टेब्लिश हो नहीं सकता, मीन्स री एस्टेब्लिश नहीं है मतलब ऑफेंस नहीं है। और अनसाउंड पर्सन के केस में भी यही बात है। अगर अनसाउंड पर्सन एट द टाइम ऑफ अनसाउंडनेस अगर कोई भी हरकत करता है, ही इज नॉट लायबल। ठीक है ना। इंटॉक्सिकेशन अगेंस्ट द विल, आपको किसी ने नशे की कुछ गोलियां खिला दी, नशे का कुछ पदार्थ पिला दिया और आपकी इच्छा के अगेंस्ट में आपको पदार्थ पिला दिया, इट विल कॉन्स्टिट्यूट एज एन ऑफेंस। और अगर उस समय आपने किसी भी तरह की कोई हरकत करी, तो आपको बिल्कुल भी कोई ऑफेंडर नहीं मानेगा। आप नशे की स्थिति में थे, बट नशे की स्थिति में आप खुद की इच्छा से नहीं गए थे, किसी और ने आपको नशे की स्थिति में डाला था। क्या ये बात समझ में आ गई? नाउ इसके बाद बाकी सब वही है बेटा, चिल्ड्रंस के बेनिफिट के लिए, या फिर इंटॉक्सिकेशन विद स्पेसिफिक इंटेंट, या फिर एक्ट डन विद द कंसेंट, ये सारी चीज़ें। अब इसके अलावा मुझे ऐसा लगता नहीं कि कुछ भी बहुत ज़्यादा देखने ध्यान देने वाली बात है, बट जो इंपॉर्टेंट थी वो मैंने आपके साथ शेयर करी दी। ठीक है ना। एक्ट डन फॉर द पर्सनस बेनिफिट विदाउट कंसेंट, एन एक्ट डन इन अ गुड फेथ फॉर द पर्सन बेनिफिट इवन विदाउट देयर कंसेंट, इट इज नॉट एन ऑफेंस। आपने किसी व्यक्ति के भलाई के लिए काम किया, भले ही आपने उसकी कंसेंट नहीं ली, लेकिन भलाई के लिए काम किया था ना, ये ऑफेंस नहीं माना जाएगा। ठीक है। ओके। अब इसके बाद ये कुछ राइट्स हैं। राइट्स क्या है? राइट थिंग्स अटैच टू द प्राइवेट डिफेंस, नथिंग इज ऑफेंस विच इज डन इन एक्सरसाइज ऑफ द प्राइवेट डिफेंस। इसका मतलब आप अपने आप को बचाने के लिए, अपनी बॉडी को बचाने के लिए, अपनी प्रॉपर्टी को बचाने के लिए अगर कोई भी काम करते हो, तो वो ऑफेंस नहीं माना जाएगा। सेक्शन बीएनएस के सेक्शन नंबर 11 में पूरी तरीके से आपको छूट दी गई है। ये जरूर इंपॉर्टेंट है, प्राइवेट डिफेंस वाला पार्ट, कि अगर आप खुद को बचाने के लिए, अपनी प्रॉपर्टी को बचाने के लिए, अपनी बिलोंगिंग्स को बचाने के लिए कोई भी एक्शन लेते हैं, दैट विल नॉट बी काउंटेड एज ऑफेंस। क्या ये बात समझ में आ गई बेटा? यहाँ पे जाके आपका चैप्टर बीएनएस एंड बीएनएसएस पूरी तरीके से खत्म होता है। इन केस ऑफ एनी डाउट्स, एनी डिफिकल्टीज, यू कैन कॉन्टेक्ट मी। आप मुझे डेफिनेटली कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं मेरा कांटेक्ट नंबर आप लोगों को यहाँ पे दे देता हूँ। आप इस नंबर पे टेलीग्राम कर सकते हैं, सिर्फ टेलीग्राम। अदरवाइज आप व्हाट्सएप करेंगे, आप फ़ोन करेंगे, आई वुड नॉट बी एबल टू रिजॉल्व योर प्रॉब्लम्स गाइस। सो अगर ये नंबर है आपका, आपको बीएनएस या बीएनएसएस से रिलेटेड कोई भी डाउट हो, यू कैन टेलीग्राम में, और मैं एज सुन एज पॉसिबल आपके वो डाउट्स को सॉल्व करूंगा। ठीक है। नाउ ऑल द बेस्ट। आई होप कि ये तीनों लेक्चर में बीएनएस पूरी तरीके से जो मैंने कवर किया है, मेरी पूरी कोशिश थी कंप्लीट कवर हो जाए। तो आई बिलीव कि आप लोगों को भी समझ में आया होगा। एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम। डू वेल। बाय बाय।